पिछले क्लास में अपन ने पढ़ा था ऊर्जा, शक्ति और कार्य। उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन आज के इस नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है पदार्थ और उसके गुणधर्म। पदार्थ और उसके गुणधर्म। सबसे पहले अपन बात करें कि पदार्थ क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं पदार्थ की। पदार्थ से मतलब है कि कोई भी वह वस्तु जिसका कोई द्रव्यमान होता है या जो स्थान घेरती है उसे अपन क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। अर्थात कोई भी वह वस्तु जिसका अपना स्वयं का एक द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। जैसे अपन यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास आ गया लकड़ी, पानी, ये सारे के सारे क्या है? पदार्थ है। क्यों है? क्योंकि इनका अपने आप में एक द्रव्यमान भी होता है और ये एक स्थान को भी घेरती है। इसी कारण से इसे अपन क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलते हैं। अब देखो, एग्जाम की दृष्टि से कुछ प्रश्न आते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में यदि अपन बात करें तो देखिए दोस्तों, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में यदि अपन बात करें तो पदार्थ की मुख्य रूप से होती है 3 अवस्थाएं। पदार्थ की मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं होती है दोस्तों? 3 अवस्थाएं होती है। जो कौन कौन सी होती है? पहली आ जाती है ठोस अवस्था, दूसरी आ जाती है द्रव अवस्था और तीसरी आ जाती है गैसीय अवस्था। अब देखो दोस्तों, एग्जाम में यदि आपसे कोई ये पूछ ले कि पदार्थ की कुल कितनी अवस्था होती है तो अपन वहां पे 3 नहीं बोल करके क्या बोलेंगे? 5 बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मुख्य रूप से तो माना गया है इन 3 अवस्थाओं को, लेकिन इनके अलावा 2 अवस्थाएं और होती है जिनका नाम क्या है? चौथी तो कहलाती है प्लाज्मा। क्या कहलाती है? प्लाज्मा। और 5वीं जो अवस्था होती है वो क्या होगी? BEC, अर्थात बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इस प्रकार से यदि पदार्थ की कुल अवस्थाओं की बात करें तो कुल अवस्था कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और यदि बात करें अपन पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं कितनी होती है तो वो कितनी होती है? 3 अवस्थाएं। थोड़ा सा यदि अपन बात करते हैं इन अवस्थाओं के बारे में तो पदार्थ की ठोस अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें पदार्थ के कण बिल्कुल पास पास रहते हैं। वह अवस्था जिसमें पदार्थ के जो कण होते हैं बिल्कुल पास पास पाए जाते हैं ठोस अवस्था कहलाती है। द्रव अवस्थाओं की यदि मैं बात करूं तो ठोस वस्तुओं की अपेक्षा, या मैं बात करूं ठोस अवस्था की अपेक्षा उसके जो कण होते हैं वो थोड़े क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। और ये कौन सी अवस्था होगी? द्रव अवस्था। बात करते हैं गैसीय अवस्था की। गैसीय अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं, वस्तु के जो कण होते हैं वो ठोस और द्रव्य दोनों की अपेक्षा में क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर नहीं हो करके बहुत दूर दूर होते हैं। और वो कौन सी अवस्था कहलाती है? गैसीय अवस्था कहलाती है। ये तो होती है मुख्य रूप से 3 पदार्थ की अवस्थाएं। यदि मैं बात करूं चौथी अवस्था की तो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी कहलाती है, तो अपन डायरेक्ट इसका आंसर क्या दे देंगे? पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। अब देखो, प्लाज्मा के बारे में 1-2 तथ्य ये है कि प्लाज्मा जो अवस्था पाई जाती है ये एक तो किस अवस्था में पाई जाती है? आयनित। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों आप कि प्लाज्मा जो अवस्था पाई जाती है ये आयनित अवस्था में पाई जाती है।
इसके बारे में यदि एक और मैं बात करूं तो सूर्य और चंद्रमा है, तारे हैं, इनकी जो चमक अर्थात इनकी चमक के लिए जो उत्तरदायी अवस्था को माना गया है वो अवस्था कौन सी कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। प्रश्न आपके पास आ जाए कि तारों के चमकने में कौन सी अवस्था उत्तरदायी है, तो यदि अपने को पता है तो हम अपन इसका आंसर आराम से कर सकते हैं और वो क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। पांचवी अवस्था आ जाती है BEC अर्थात बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें एक प्रश्न तो आपको डायरेक्ट यही पूछा जा सकता है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है, तो नाम क्या हो जाएगा? BEC। फुल फॉर्म पूछ लिया अपन कर सकते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यहां पे जो बोस शब्द है इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? सर सत्येंद्रनाथ बोस। सर सत्येंद्र बोस, इन्होंने 1920 में इसकी खोज की थी और इसी के नाम के आधार पर इसका नाम भी क्या रख दिया गया? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आगे बात करते हैं अपन इसके गुणधर्मों की। आगे बात करते हैं अपन इसके गुणधर्मों की। तो पहला गुणधर्म की यदि अपन बात करें दाब या प्रतिबल, इंग्लिश में इसे प्रेशर बोला जाता है, जिसको अपन P से डिनोट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन इसकी परिभाषा की। देखिए दोस्तों, बात यदि अपन करें इसकी परिभाषा की तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? दाब जो होता है वो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है, अर्थात परिभाषा क्या हो जाएगी? एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब या फिर प्रतिबल कहलाता है। अब इसको डिनोट कर रहे हैं अपन P से, ये मान लेते हैं आपके पास P है, दाब की परिभाषा है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, यदि मैं बल को डिनोट करता हूं F से और क्षेत्रफल को डिनोट करता हूं A से, तो गणितीय जो परिभाषा बन गई वो क्या होगी? P बराबर F/A। यदि इस परिभाषा के अकॉर्डिंग मैं 1 बराबर 1 रख लूं, क्यों रख लूं? क्योंकि मुझे यहां पर दिया हुआ है कि क्षेत्रफल कितना है इसका? 1 अंक है, एकांक है। और जैसे ही मैं a बराबर 1 रखता हूं, P का मान किसके बराबर हो जाता है? लगाए गए बल के मान। और यहां पर आप आराम से देख सकते हो कि लगने वाला बल कब? जब क्षेत्रफल का मान कितना हो? 1 हो। परिभाषा किसकी बन जाती है? दाब की। परिभाषा हो जाएगी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के मान को ही अपन क्या कहेंगे? दाब कहते हैं। दाब देखो एक प्रकार की अदिश राशि है। दाब कैसी राशि है भाई? अदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि दाब लंबवत लगता है। अब वो लंबवत किधर भी हो सकता है। यहां पर मैंने क्या बताया? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, लेकिन लगने वाला जो बल है वो लंबवत है। जैसे मैं बात करूं कि आपके पास एक दीवार है और इस पे लगाया गया बल ये इस प्रकार से है, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है और इस कारण से ये क्या हो जाता है? लंबवत हो जाता है और इसकी कोई दिशा नहीं रहती है, क्योंकि ये लंबवत तो इधर भी हो सकता है, इस कारण से इसकी कोई दिशा नहीं होती है और इस कारण से दाब एक कैसी राशि हो गई? अदिश राशि हो गई। बात करते हैं इसके मात्रक की। तो देखो दोस्तों, यहां से यदि अपन इसके मात्रक की बात करें तो F का मात्रक आपको बता रखा है, क्या होता है? न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का मात्रक आपको बता रखा है, क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अर्थात यदि दाब का मात्रक की यदि अपन बात करते हैं, दाब के मात्रक की यदि अपन बात करते हैं तो मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका MKS पद्धति में मात्रक।
लेकिन यदि बात करें कि इसका SI पद्धति में मात्रक क्या होगा, तो मैंने आपको एक बात बता रखी है कि भौतिक विज्ञान में जो वैज्ञानिक जिस चीज की खोज करता है उसका नाम ही क्या कहलाता है, उसका SI मात्रक कहलाता है। तो इस दाब के बारे में जो वैज्ञानिक थे, बताने वाले वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था? पास्कल था। क्या था दोस्तों? पास्कल। और इसी कारण से अपन कह सकते हैं कि दाब का SI मात्रक क्या हो गया? पास्कल हो गया। यहां से आपके पास दो महत्वपूर्ण मात्रक निकल करके आते हैं। पहला मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो इसकी कौन सी पद्धति में है? MKS पद्धति में है। और दूसरा आ जाता है इसका पास्कल, और पास्कल इसका कौन सी पद्धति में हो जाता है? SI पद्धति में। आगे यदि अपन बात करें, दाब से संबंधित एक शब्द आता है आपके पास, वायुदाब। जैसा कि नाम में ही इसकी परिभाषा आ जाती है, दाब तो लगेगा, लेकिन किसके कारण से लग रहा है? वो वायु के कारण से। अर्थात परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी सतह पर, अब कोई भी वस्तुओं पे यदि दाब लगेगा तो वो सतह क्या होनी चाहिए? खुली होनी चाहिए। अर्थात किसी सतह पर, किसी सतह पर वायु द्वारा लगने वाले दाब को, वायु द्वारा लगने वाले दाब को क्या कहेंगे दोस्तों? वायु दाब कहते हैं। यदि अपन के पास दाब की बात हो तो दाब की परिभाषा तो क्या हो जाएगी? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के मान को अपन क्या बोल देंगे? दाब कहेंगे। लेकिन यदि बात आ जाए आपके पास वायु दाब की, तो परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी सतह पर वायु के द्वारा लगने वाले दाब को अपन क्या कहेंगे? वायु दाब कहते हैं। इसके मात्रक की यदि मैं बात करूं, इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? इसका मात्रक होता है बार। क्या होता है दोस्तों? बार। अब देखो दोस्तों, यहां पे यदि आपके पास वायु दाब शब्द आ जाए तो आपको मात्रक ध्यान में रखना है बार, और यदि शब्द आ जाए आपके पास दाब तो आपको क्या ध्यान रखना है? इसका मात्रक पास्कल। अब अधिकतर बार इन दोनों के बीच में संबंध पूछ लिया जाता है कि एक बार में कितने पास्कल होते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है एक बार में कितने पास्कल होते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा यहां पे ध्यान में यह रखना है आपको कि एक बार में 1.05 पास्कल होते हैं, या यदि अपन इसे डायरेक्ट कहें तो इसका मान हो जाए, एक बार में कितने पास्कल होते हैं? 1.03 गुणा 10⁵ पास्कल। और यदि सामान्यतः यदि माने तो एक बार में इसे माना जाता है 10⁵ पास्कल। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है दोस्तों आपको कि एक बार में कितने पास्कल होते हैं? 10⁵ 10⁵ 10⁵ पास्कल होते हैं। मैं यहाँ पे आपको 3 चीजें बता चुका हूँ, वापस रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि अधिकतर बार एग्जाम में इनको घुमा करके प्रश्न पूछ लिया जाता है और जल्दबाजी में, और अपन इसको क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। वापस मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि यदि आपके पास 1 न्यूटन का मान डाइन में पूछ ले तो इसका मान होता है 10⁵5 डाइन। यदि आपके पास 1 जूल का मान पूछ लिया जाता है, यदि आपके पास 1 जूल का मान पूछ लिया जाता है अर्ग में, तो इसका मान हो जाएगा 10⁵7 अर्ग।
कितना हो जाएगा दोस्तों 10 की घात 7 अर्ग। यदि आपके पास एक kWh का मान पूछ ले तो इसका मान हो जाएगा 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। और ये एक और आपके पास आ गया कि यदि आपके पास एक बार का मान पूछ ले तो वो कितना हो जाएगा 10 की घात 5 पास्कल। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इन चारों में से एक एग्जाम में अक्सर बार पूछ लिया जाता है। कभी न्यूटन को डाइन में बदलने का पूछ लिया जाता है, कभी जूल को अर्ग में, कभी kWh अर्थात किलोवाट आवर को जूल में पूछ लिया जाता है, कई बार को पास्कल में पूछ लिया जाता है। आगे यदि अपन बात करें पास्कल के कुछ नियमों की, भाई दाब के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक पास्कल थे, तो उन्होंने दाब से संबंधित कुछ नियम दिए। अपन बात करते हैं उन नियमों की। पास्कल के नियम। पहला नियम देखो, पास्कल ने क्या बताया कि जैसे जैसे गहराई का मान बढ़ता जाता है उसके दाब के मान में भी क्या होती जाती है, वृद्धि हो जाती है। देखिए कैसे। मान लेते हैं आपके पास एक पात्र है और इसमें क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है दोस्तों, जल भरा हुआ है। और इसके 3 छिद्र निकाल दिए जाते हैं। एक आपके पास ये आ रहा है, एक आपके पास ये आ रहा है और एक आपके पास ये आ रहा है। अपन बात कर लेते हैं कि ये आपके पास ए नल है, ये आपके पास बी नल है और ये आपके पास सी नल है। इस चित्र को देख करके अपने दिमाग में एक बात आ रही है कि जो नीचे नीचे का नल है उसका जो जल है वो ज्यादा दूरी तक जा रहा है, ज्यादा दूरी तक जा रहा है। और जो ऊपर ही ऊपर सबसे ऊपर वाला नल है उसका जल थोड़ी दूर में ही जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही इसकी गहराई बढ़ती जाती है इसका दाब ज्यादा लगेगा, और दाब यदि ज्यादा लगेगा तो इसका वेग क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अर्थात पास्कल का पहला नियम क्या कहता है, गहराई बढ़ने के साथ साथ इसके दाब के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और ये इसका कौन सा नियम होता है, पहला नियम होता है। इस चित्र के माध्यम से आप आराम से देख सकते हो कि दाब कब बढ़ता है, जब गहराई बढ़ती है। अर्थात गहराई बढ़ने के साथ साथ दाब के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। बात करते हैं अपन इसके दूसरे नियम की। दूसरा नियम क्या कहता है, पास्कल ने बताया कि क्षैतिज अवस्था में, क्षैतिज का मतलब सब समझते हो, क्षैतिज अवस्था में जो द्रव्य की सतह होती है वो हमेशा क्या होती है, समान होती है। जैसे यदि इसे भी अपन एक उदाहरण के तौर पे समझे, यदि आपके पास एक इस प्रकार का पात्र है, यदि आपके पास एक इस प्रकार का पात्र है और इसमें क्या भरा हुआ है, ये जल भरा हुआ है, तो देखो दोस्तों यहां तक तो सभी की सतह क्या समान है। अलग कहां पे हो रही है, जैसे ही अपन इसके ऊपर की ओर बढ़ेंगे, अब ये आपके पास ए वाला बिंदु है, ये बी वाला बिंदु है और ये सी वाला बिंदु है। अपन क्या देखते हैं कि क्षैतिज तल में, अर्थात ये एक तल है और इन तीनों में जो जल का सतह है, जल की जो लेवल है वो तीनों में क्या है, समान है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि पास्कल ने क्या बताया कि किसी भी वस्तु पर जो दाब लगता है वो इसकी क्षैतिज तल पर हमेशा समान रहता है, बराबर रहता है। इसी के साथ ही इसका एक तीसरा नियम और आ जाता है, और वो तीसरा नियम क्या लगता है
कि चलो एक बात तो अपन मान लेते हैं कि क्षैतिज अवस्था में इनका जो तल होता है वो क्या होता है, समान होता है। लेकिन यदि मैं बात करूं कि इसकी आकृति क्या है, अलग है, इसकी आकृति क्या है, अलग है। अर्थात पास्कल ने एक तीसरा नियम क्या बताया कि दाब जो होता है वो आकृति के मान पर निर्भर नहीं करता है, आकृति पर निर्भर नहीं करता है। आकृति से मतलब ये होता है कि जैसे एक वस्तु का आकार कोई दूसरा है और दूसरी वस्तु का आकार दूसरा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे देखो ये बिल्कुल अलग शेप है और यहाँ की यदि मैं बात करूं तो ये शेप अलग है, तो इसके आकार पे निर्भर नहीं करता है। तो पास्कल का तीसरा नियम क्या हो जाता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला जो दाब होता है वो इसके आकार के मान पर निर्भर नहीं करता है। चौथे यदि मैं इसके नियम की बात करूं तो चौथा नियम इन्होंने क्या बताया कि जैसे मान लेते हैं कि ये एक पृष्ठ है और इसके 4 बिंदु हैं, ए वाला बिंदु, ये बी वाला बिंदु, ये सी वाला बिंदु और ये डी वाला बिंदु। मान लेते हैं कि इस पृष्ठ पर जो लगने वाला दाब है वो है पी ए। कितना है, पी ए। इस वाले पृष्ठ से जो अपन दाब लगा रहे हैं वो कितना है, पी बी। इसी प्रकार इस वाले पृष्ठ से जो अपन दाब लगा रहे हैं वो कितना है, पीसी। और इस पृष्ठ से जो अपन दाब लगा रहे हैं वो क्या है, पीडी। तो पास्कल ने क्या बताया कि किसी पदार्थ के, अब वो पदार्थ कोई भी हो सकता है, किसी पदार्थ के सभी पृष्ठों पर लगने वाले दाब का मान क्या रहता है, हमेशा समान रहता है। जैसे अपन यहां से कह सकते हैं पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी बराबर पी डी। कब, जब पृष्ठ आपके पास एक हो और लगने वाले बल का मान क्या होता है, समान होता है, तो इनके ऊपर लगने वाले दाब का मान भी क्या होगा, समान होगा। समझ गए दोस्तों। पास्कल ने इस दाब से संबंधित 4 महत्वपूर्ण नियम दिए। पहले नियम की यदि मैं बात करूं तो पहले नियम में पास्कल ने क्या बताया कि किसी भी वस्तु की यदि गहराई बढ़ती है तो गहराई बढ़ने के साथ साथ उसके दाब के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। दूसरे नियम में पास्कल ने क्या बताया कि यदि किसी क्षैतिज तल में कोई द्रव्य प्रवाहित हो रहा है तो उनका तल हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। तीसरे नियम में पास्कल ने बताया कि जो किसी वस्तु पर लगने वाला दाब है वो उनके आकार पर निर्भर नहीं करता है। और चौथा नियम क्या बताया, किसी वस्तु के या किसी वस्तु के सभी पृष्ठों पर लगने वाले दाब का मान समान होता है यदि वो पृष्ठ एक हो तथा लगने वाले बल का मान क्या होता है, समान होता है। आगे बात करते हैं अपन इसके कुछ उदाहरणों की। इस वायुदाब से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो अक्सर बार एग्जाम में केवल डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि यह किसके कारण होता है। तो पहले यदि मैं बात करता हूं पहले उदाहरण की, आपने अक्सर बार देखा होगा कि यदि अपन किसी ऊंचाई वाले स्थान पर जाते हैं, यदि अपन किसी ऊंचाई वाले स्थान पर जाते हैं तो आपको श्वास लेने में क्या होती है, थोड़ी सी कठिनाई होती है। क्यों होती है, क्योंकि जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं तो वायुदाब के मान में क्या हो जाती है भाई, कमी हो जाती है। और वायुदाब में कमी हो जाने के कारण आपको श्वास लेने में क्या हो जाती है, वहां पे तकलीफ होती है। अतः अपन कह सकते हैं अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर जाने से हमें श्वास लेने में तकलीफ होती है। किस कारण से, वायुदाब की कमी के कारण से। दूसरा उदाहरण, अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर भोजन को पकने में समय अधिक लगता है। क्यों लगता है,
क्योंकि वहां पर वायु दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अर्थात इसका दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर भोजन को पकने में समय अधिक लगना, किसके कारण से, वायु दाब कारण से। तीसरा हो जाएगा, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर जाते समय यदि फाउंटेन पेन आपके पास है तो उसकी स्याही अपने आप रिस जाती है, निकल जाती है। अर्थात वायु दाब की कमी के कारण ही फाउंटेन पेन की स्याही का रिस जाना, किसके कारण, वायु दाब के कारण। चौथे यदि इसके उदाहरण की अपन बात करें तो अपन अक्सर बार देखते हैं कि यदि किसी वायुयान की मैं बात करूं तो वायुयान जब ऊंचाई स्थान पर जाता है तो उसमें बैठे यात्री के द्वारा उसकी नाक से खून का निकल जाना। क्यों? क्योंकि वहां पे वायुदाब क्या रहता है, कम रहता है, और वायुदाब कम रहने के कारण उसके नाक से खून बहने लगता है। ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं, वायुदाब के, और कारण क्या है, वायुदाब की कमी। वापस एक बार मैं आपको नोट करवाता हूं। पहले यदि अपन बात करें, अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर जब अपन जाते हैं तो श्वास लेने में कठिनाई होती है वायुदाब के कारण। दूसरे उदाहरण की यदि मैं बात करूं, अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर भोजन को पकने में समय अधिक लगता है वायुदाब के कारण। तीसरा यदि मैं बात करूं, फाउंटेन पेन से स्याही का रिस जाना, वायुदाब की कमी के कारण। और चौथा, किसी वायुयान में बैठे व्यक्ति के शरीर से खून का निकलना, वायुदाब के कारण। अब देखिए दोस्तों, ये आपके पास 4 उदाहरण हो गए। अब यदि मैं बात करूं एक तो वायुदाब की और एक मैं बात करूं तापमान की, तो देखिए दोस्तों, वायुदाब और तापमान में जो संबंध होता है वो हमेशा क्या रहेगा, विपरीत। क्या रहेगा दोस्तों, विपरीत रहेगा। क्यों रहेगा वो देखो, अपन बात करते हैं मौसम की, और मौसम से यदि बात करें अपन वर्षा की, तो अपन क्या देखते हैं कि जिस स्थान का वायुदाब कम रहता है वहां का तापमान हमेशा ज्यादा रहेगा, और जिस स्थान का तापमान कम रहेगा वहां का वायुदाब क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो यहां से अपन क्या देखते हैं कि वायुदाब और तापमान, इन दोनों के संबंध कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। यदि आपके पास एग्जाम में प्रश्न आ जाए, यदि किसी स्थान पर वायुदाब का मान बहुत ज्यादा है तो बताइए वहां का तापमान कैसा रहेगा, तो अपन कह सकते हैं कि जब वायुदाब का मान बहुत ज्यादा है तो तापमान वहां का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि तापमान वहां का बढ़ जाता है तो वायुदाब अपने आप ही कम हो जाएगा। ये स्थिति लागू होती है वर्षा होने पर। वर्षा होने वाला तभी होती है जहां का वायुदाब यदि कम होगा तो वहां का तापमान ज्यादा रहेगा, और जहां का तापमान कम रहता है वहां का वायुदाब क्या रहता है, ज्यादा रहता है। आगे अपन बात करते हैं, ये तो था ठोसों के ऊपर लगने वाला दाब। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, द्रव पर लगने वाला दाब। देखिए दोस्तों, अभी अपन ने क्या पढ़ा कि ठोसों के ऊपर जो लगने वाला दाब है, जैसे अपन ने अभी पढ़ा गहराई के साथ संबंध, हाँ दोस्तों, द्रव पर लगने वाला दाब। अब देखिए दोस्तों, यहां पे जो द्रव के ऊपर लगने वाला दाब है वो कहलाता है रो एच जी।
और इस दाब को अपन क्या बोलते हैं? द्रव्य के ऊपर लगने वाला दाब। यहां पे ये होता है घनत्व, रो को क्या बोला जाता है? घनत्व। इसको बोला जाता है रो। एक शब्द आता है ऊंचाई और एक आता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। तो ये आपके पास है द्रव पर लगने वाला दाब। अब यदि मैं बात करूं इस वाले स्थान की अर्थात घनत्व की, घनत्व का मान प्रत्येक बिंदु के लिए, प्रत्येक वस्तु के लिए क्या रहता है? समान रहता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान भी यदि अपन बात करें तो हमेशा क्या रहता है? अलग अलग स्थानों का अलग अलग मान रहता है, लेकिन एक निश्चित मान रहता है। यदि इसमें अंतर आएगा तो वो अपन किसकी बात करते हैं? केवल और केवल ऊंचाई की। अर्थात अपन बात कर सकते हैं कि द्रव पर लगने वाला जो दाब है वो किस पर निर्भर करता है? ऊंचाई पर। किस पर निर्भर करेगा दोस्तों? ऊंचाई पर। आपके पास डायरेक्ट प्रश्न आ जाए द्रव पर लगने वाला दाब किस पर निर्भर करता है, तो आप क्या करोगे कि द्रव पर लगने वाला दाब इसकी ऊंचाई के मान पर क्या करता है? निर्भर करता है। आपके पास पूछ ले इसी में कि किसी द्रव पर लगने वाला कुल दाब कितना है, तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि आपके पास ये एक पात्र है और इसके अंदर कोई जल भरा हुआ है और ऊपर से क्या है? ये खुला। ऊपर से क्या है? खुला। तो बताओ, ये ऊपर से खुला है, इसका मतलब ऊपर की ओर एक वायुदाब लगेगा जिसका अपन वायुदाब बोल रहे हैं। ऊपर की ओर से एक दाब लगेगा, उसे अपन क्या बोल रहे हैं? वायुदाब। और इस द्रव पर जो लगने वाला दाब है उसको अपन क्या बोल रहे हैं? रो एच जी। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि इस पर लगने वाला कुल दाब कितना हो जाएगा, तो अपन क्या बोल देंगे? रो एच जी और प्लस पी ए। पी ए का मतलब है पी एयर अर्थात वायुदाब। अर्थात वायुदाब। और इस प्रकार से इस पर लगने वाला कुल दाब कितना हो जाएगा? रो एच जी, इस द्रव पे लगने वाला दाब, और खुली सतह होने के कारण ऊपर की ओर जो लगने वाला दाब है वो कौन सा हो जाएगा? पी ए। और इसे अपन क्या बोल देंगे? वायुदाब। अर्थात द्रव पर लगने वाला जो दाब होता है वो क्या कहलाता है? रो एच जी। और वायु के द्वारा लगने वाला दाब है वो क्या कहलाएगा? पी ए अर्थात वायुदाब। अब यदि अपन आगे की ओर यदि बात करें, इन द्रवों की यदि बात करते हैं तो द्रव देखो क्या होते हैं। इसके यदि मैं गुणधर्मों की बात करूं तो द्रव होते हैं असंपीड्य। द्रव्य क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब होता है कि इसे दबा करके, मतलब इसका यदि द्रव्य के ऊपर कोई अपन बल लगाते हैं तो इसके ऊंचाई को कम नहीं किया जा सकता। जैसे अपन बात करें कि आपके पास एक रबर है, ठोस अवस्था में है, उसको अपन दबा करके उसके आकार को क्या कर सकते हैं? छोटा कर सकते हैं। वो क्या कहलाएंगे? संपीड्य कहलाते हैं। लेकिन बात करते हैं अपन द्रव की, अर्थात द्रव पर बल लगा करके उसके आकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और इस कारण से अपन क्या कहेंगे कि द्रव होते हैं वो क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। एक आपके पास उदाहरण आ जाता है इसमें कांच का। देखिए दोस्तों, इसका प्रश्न बहुत बार आ चुका है। कांच के लिए यदि आपके पास ऑप्शन आए कि जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कांच है, निम्न में से कांच है, और आपके पास ऑप्शन पहला दिया हुआ है ठोस,
दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है द्रव्य, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है गैस, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है अति शीतित द्रव्य। अति शीतित द्रव्य। तो देखिए दोस्तों, यहां पे आपको कांच को ठोस नहीं करना है, आपको क्या करना है, अति शीतित द्रव्य करना है। क्यों करना है? क्योंकि कांच एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें बहने का अत्यंत धीमा गुण पाया जाता है। अर्थात इसमें बहने का गुण तो पाया जाता है, लेकिन कैसा पाया जाता है, बहुत धीरे, बहुत अपन कह सकते हैं कि बहुत न के बराबर, लेकिन बहने का गुण तो पाया जा रहा है। और इसी कारण से इसे अपन ठोस नहीं कह करके क्या कहेंगे, अति शीतित द्रव्य कहते हैं। कई बार प्रश्न एक और आ जाता है कि प्राचीन काल में खिड़कियों में जड़े हुए कांच आधार भाग में शीर्ष भाग की अपेक्षा मोटे होते हैं, क्यों? तो देखिए दोस्तों, यदि मान लेते हैं कि ये एक कांच का टुकड़ा है और इसको अपन एक खिड़की में लगा देते हैं, इस कांच के जो कण है उनमें अति शीतित द्रव्य होने के कारण बहने का गुण पाया जाएगा, और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो सारे के सारे कण कहां पे आ जाएंगे, नीचे की ओर आ जाएंगे, और इसके शीर्ष वाले कण आकर के कहां पे इकट्ठे होते जाएंगे, इसके आधार भाग में। और अपन कह सकते हैं कि इसके जो कण है वो आधार भाग में आ जाने के कारण इसका आधार भाग तो क्या हो जाता है, मोटा, और इसका शीर्ष भाग क्या हो जाता है, पतला। और यही कारण है कि प्राचीन काल में जड़े हुए खिड़कियों के कांच शीर्ष भाग की अपेक्षा आधार भाग में मोटे होते हैं। इसका कारण आप क्या करोगे, क्योंकि कांच एक कैसा द्रव्य है, अति शीतित द्रव्य है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन द्रव्य का क्वथनांक व गलनांक। और किस पर पढ़ रहे हैं अपन, दाब पर। किस पर पढ़ रहे हैं अपन, दाब पर, कि कोई जो दाब है उसका क्वथनांक और गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं दाब का गलनांक पर प्रभाव। देखिए दोस्तों, यदि अपन किसी वस्तु को गर्म करते हैं, यदि अपन किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। आकार में वृद्धि होगी तो अपन क्या बोलेंगे, इसका आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यदि अपन किसी वस्तु को गर्म करते हैं और गर्म करेंगे तो उसके आकार के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यदि अपन बात करें कि यदि अपन किसी वस्तु को गर्म कर रहे हैं, यदि किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके आकार के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और इस आकार के अर्थात आयतन के मान में वृद्धि होने के कारण इसका गलनांक भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अर्थात आयतन में यदि वृद्धि होगी तो इसका गलनांक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मोम, घी। देखिए दोस्तों, मोम को यदि अपन गर्म करते हैं तो उसके आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अगली बात करते हैं अपन घी की। घी को गर्म करते हैं तो इसके भी आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार नारियल का तेल, ये भी क्या है,
दाब का गलनांक पर प्रभाव, अर्थात जब इन पदार्थों को गर्म किया जाता है तो इसके आयतन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, अर्थात इनके गलनांक में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। लेकिन इसी में बात करते हैं अपन अपवाद की, और इन अपवादों को आपको बिल्कुल रट लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि इससे अक्सर बार एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि बताइए दाब का गलनांक पर प्रभाव का अपवाद कौन सा है, और आपको केवल ये अपवाद में एक ऑप्शन मिलेगा, बाकी के तीन रहेंगे इसमें गलत। तो आपको ये तीनों के तीनों अपवाद, तीन अपवाद है इसके, तीनों के तीनों अपवाद आपको बिल्कुल रट लेना है। पहला यदि मैं बात करूं डलवा लोहा, ढलवा लोहा इसका अपवाद हो जाता है। दूसरा है बिस्मत, और तीसरा है बर्फ। ये तीन इसके क्या होते हैं, अपवाद होते हैं, अर्थात इनके गलनांक तो बढ़ते हैं लेकिन इनका गलनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अर्थात जैसे अब मैंने आपको बताया डलवा लोहा, बिस्मत और बर्फ, ये तीनों के तीनों इसके क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। दूसरी यदि मैं बात करूं दाब का क्वथनांक पर प्रभाव, दाब का क्वथनांक पर प्रभाव, तो देखिए दोस्तों, दाब का गलनांक के प्रभाव में अपन ने क्या पढ़ा कि दाब का जो गलनांक में प्रभाव होता है उस प्रभाव में कुछ अपवाद पाए जाते हैं। लेकिन बात करते हैं अपन इस क्वथनांक की, तो क्वथनांक में किसी प्रकार का कोई अपवाद नहीं पाया जाता है। जैसे ही अपन किसी वस्तु के दाब बढ़ाते हैं, अर्थात जैसे ही अपन किसी वस्तु का दाब बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाने के साथ ही उसका क्वथनांक भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अर्थात दाब बढ़ाने पर क्वथनांक भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ जाता है। ये इसका आपको ध्यान रखना है कि इसका द्रव्य का गलनांक पर और द्रव्य का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यदि किसी वस्तु के तापमान में वृद्धि की जाती है तो उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ने के साथ में इसका गलनांक भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अपवाद आपके पास है डलवा लोहा, बिस्मत और बर्फ। बात करते हैं अपन क्वथनांक पर प्रभाव, तो क्वथनांक का प्रभाव बढ़ाने पर प्रत्येक वस्तु पर यदि दाब बढ़ाया जाता है तो उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आगे अपन बात करते हैं पलवन की। देखिए दोस्तों, पलवन, सबसे पहले बात करें अपन इसकी परिभाषा की कि पलवन क्या होता है। पलवन का मतलब है कि किसी भी वस्तु का द्रव में तैरना, किसी भी वस्तु का द्रव में तैरना क्या कहलाता है, पलवन कहलाता है। कोई भी वस्तु है वो यदि द्रव में तैरती है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, पलवन बोल देंगे। सर्वप्रथम इसके बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, आर्किमिडीज। क्या नाम था दोस्तों, आर्किमिडीज।
अर्थात सर्वप्रथम इस पल्लवन शब्द के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? आर्किमिडीज थे। और इन्होंने एक नियम दिया और वो नियम क्या था? आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत। एग्जाम में यदि आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि पल्लवन क्या है, तो किसी भी वस्तु का द्रव में तैरना ही क्या कहलाएगा? पल्लवन कहलाएगा। अगला प्रश्न यदि आपके पास आ जाए कि पल्लवन के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो सर्वप्रथम पल्लवन के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? आर्किमिडीज था। आर्किमिडीज ने इस पल्लवन के आधार पर एक नियम दिया और इसका नाम क्या था? आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। आर्किमिडीज ने क्या बताया कि जैसे ही किसी वस्तु को द्रव में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है, आर्किमिडीज ने क्या बताया कि जैसे ही किसी वस्तु को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसके द्वारा विस्थापित आयतन उस वस्तु के द्रव्यमान के बराबर होता है। आर्किमिडीज ने क्या बताया कि किसी भी वस्तु को जब द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस वस्तु के द्वारा विस्थापित आयतन वस्तु के भार के बराबर होता है। जैसे यदि मैं बात करूं कि यदि आपके पास ये एक पात्र है और इसमें इतना पानी भरा हुआ है, ये इसका एक तल हो गया। जैसे ही मैं इसमें कोई गेंद को इसमें डाल देता हूं, लोहे की किसी गेंद को यदि मैं डाल देता हूं, तो इसका जो जल का स्तर है वो उतना ही बढ़ेगा जितना भार इस गेंद में है। अर्थात इस जल का स्तर है, इसका आयतन उतना ही बढ़ेगा जितना इस गेंद का क्या है? भार है। और इसे अपन कौन सा सिद्धांत बोलते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत। सर्वप्रथम बात करें पल्लवन की, किसी भी वस्तु का द्रव में तैरना ही क्या कहलाता है? पल्लवन कहलाता है। पल्लवन के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो पल्लवन के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले वैज्ञानिक आर्किमिडीज थे। आर्किमिडीज ने इसके आधार पर एक सिद्धांत दिया जिसे कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज ने क्या बताया कि जब किसी वस्तु को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोया जाता है तो इसके द्वारा विस्थापित आयतन इस वस्तु के भार के बराबर होता है। इसे कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। आगे दोस्तों अपन नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं आर्किमिडीज सिद्धांत किन किन वस्तुओं पर लागू होता है, इसके साथ ही घनत्व, आपेक्षिक घनत्व और बर्नौली प्रमेय जो इसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।